नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू फैंगल्ड कंप्रेशन क्लासेस में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई बॉल जमीन पर चलती है तो वो अपने आप ही कैसे रुक जाती है? या आपने कभी सोचा है एक छोटी सी सुई आपकी त्वचा में क्यों घुस जाती है, लेकिन आप बिना चोट लगे कीलों के बिस्तर पर लेट सकते हैं? या फिर कुछ जहाज क्यों तैरते हैं जबकि अन्य डूब जाते हैं? आज हम दबाव, बल, उपलवन बल की आकर्षक दुनिया में गहराई में से गोता लगाने जा रहे हैं। इन अवधारणाओं को समझने के लिए, आसान तरीके से समझने के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप इन मूलभूत भौतिक सिद्धांतों के रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं, तो उस सदस्यता बटन को दबाएं और चलिए शुरू करते हैं। हमें पहले समझना होगा फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। तो बेटा, बल होता है जब हम कभी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी को कभी कोई ऑब्जेक्ट हम पुल करते हैं या पुश करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फोर्स कहते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुल करते हैं या उस ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो क्या होता है, उसे हम बल कहते हैं। ठीक है। तो बल की वजह से क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जब हम कभी किसी ऑब्जेक्ट को किक करते हैं, पुश करते हैं, थ्रो करते हैं, तो ये सभी चीजें किसकी वजह से होती हैं, फोर्स की वजह से होती हैं। ठीक है। यहाँ दे रखा है कि पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल बता दिया, पिकिंग, ओपनिंग, शट करते हैं, किक करते हैं, हिट करते हैं, किसी चीज को उठाते हैं। ठीक है। तो ये सभी जो एक्टिविटीज होती हैं, ये कभी क्या करती हैं, इन सभी एक्टिविटीज के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। जब कभी भी फोर्स होता है तो क्या होता है कि जो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है उसके अंदर चेंज आता है। ठीक है। ज्यादातर क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट का मोशन होता है उसके अंदर चेंज आता है। जैसे कि एक हॉकी प्लेयर है तो ये क्या करता है, इस बॉल को हॉकी से किक करता है। जब ये हिट करता है इसे, तो ये जो बॉल होती है तेजी से मूव करने लगती है, जबकि यहाँ पे फील्डर क्या कर रहा है, एक तेजी से आती हुई बॉल को रोक रहा है। तो क्या हुआ, स्टेट ऑफ मोशन का जो स्टेट था उसको चेंज किया, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि फोर्सेस किसकी वजह से होती हैं, इंट्रैक्शन की वजह से। सबसे पहले उन्होंने कहा कि फोर्सेस किसकी वजह से होती हैं, इंट्रैक्शन की वजह से। जैसे कि क्या हुआ, एक आदमी है और यहाँ पे एक कार खड़ी है। ठीक है। अब क्या हुआ कि यदि ये गाड़ी नहीं चला रहा आदमी, और ये आदमी भी अपने स्टेशनरी पोजीशन पे खड़ा है, तो क्या ये गाड़ी मूव करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। लेकिन अब ये जो आदमी है ये क्या करता है, इस गाड़ी को पुश करता है, क्या करता है, पुश। तो ये क्या होगी, गाड़ी मूव करने लगेगी। बेसिकली क्या है कि किस दो ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट करना जरूरी है उसके अंदर फोर्स लगने के लिए। ठीक है। किसी भी चीज के दो ऑब्जेक्ट का इंट्रैक्शन जरूरी है फोर्स लगने के लिए। जैसे कि यहाँ पे दोनों लड़कियां एक दूसरे को पुश कर रही हैं और यहाँ पे एक दूसरे को पुल कर रही हैं। यहाँ पे भी क्या है, पुल हो रहा है। तो बेसिकली इन सभी एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि जब तक दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंट्रैक्शन नहीं होगा, उनके बीच में फोर्सेस नहीं लगेंगी। ठीक है। और जानते हैं फोर्सेस के बारे में बेटा, तो याद रखिएगा फोर्सेस की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होता है। क्या, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, और डायरेक्शन भी होती है। अब इसका क्या मतलब है इसे समझिए। देखिए यहाँ पे गेम चल रहा है, टग ऑफ वार। कौन सा गेम चल रहा है, टग ऑफ वार गेम हमारा चल रहा है। दो टीम्स है। ठीक है। दो टीम्स है। अब दोनों टीम्स क्या कर रही हैं, एक दूसरे को खींच रही हैं। ठीक है। जिस फोर्स के साथ ये जो
टीम्स खींच रही हैं वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। जैसे कि मान लीजिए गर्ल्स की टीम ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और बॉयज की टीम ने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। 10 न्यूटन और 15 न्यूटन, ये क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, फोर्स का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। दूसरा क्या है, डायरेक्शन। जो फोर्स होती है बेटा उसका डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन मतलब क्या है कि ये टीम मान लीजिए, अब क्या हो सकता है, डायरेक्शन दो हो सकती है, या तो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाए या फिर दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए। अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। मान लीजिए ये दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाते तो हमारा मैग्नीट्यूड कितना हो जाता, 25 न्यूटन। करेक्ट। अब क्या है, दोनों लोग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो ऐसे केस में हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी 15 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन दैट इज 5 न्यूटन। तो फोर्स के केस में क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड होता है और साथ में हमारा ये जानना भी जरूरी होता है कि हमारा जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगाया गया है। नेक्स्ट आता है चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि फोर्स की वजह से क्या होता है, मोशन का जो स्टेट होता है वो चेंज हो सकता है। कैसे, अगर आप किसी चीज को हिट करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी और अगर आप किसी चीज को रोकने की कोशिश करोगे तो इसकी स्पीड जो होती है वो घट भी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्टेट ऑफ मोशन के बारे में ही बताया गया है आगे, कि कहते हैं जो स्टेट ऑफ मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो किससे बताया जाता है, उसकी स्पीड से और डायरेक्शन ऑफ मोशन से। ठीक है, जो हम जब कहते हैं कि रेस्ट की स्पीड, रेस्ट की स्टेट है, तो इसका मतलब क्या है, स्पीड उस केस में कितनी है, 0 है। यानी कि जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, स्पीड की और डायरेक्शन की। ठीक है, अब क्या हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में हो सकता है या फिर मोशन में हो सकता है। ठीक है, इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट मैनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस डज नॉट रिजल्ट इन द स्टेट ऑफ मोशन। कभी कभी क्या होता है बेटा कि आपके फोर्स लगाने के बाद भी स्टेट ऑफ मोशन के अंदर चेंज नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे मैं 100 किलो का एक बॉक्स रख दूं, एक 100 किलो का बॉक्स रख दूं। अब यहाँ पे एक 5 साल का बच्चा है, वो इस पे क्या लगा रहा है, पूरी जान से फोर्स लगा रहा है, तो क्या वो इस बॉक्स को मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका फोर्स उतना नहीं है कि वो इस बॉक्स को मूव कर पाए। तो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि फोर्स लगाने पर स्टेट ऑफ मोशन के अंदर चेंज आता ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि आपका क्या होता है, फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज हो सकती है। जैसे कि आप क्या करते हैं, आटा गूंथते हैं तो उसकी शेप चेंज हो गई। आप साइकिल पे बैठते हैं, ठीक है, रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, तो ये सभी क्या है बेटा, एग्जाम्पल्स हैं जिसकी वजह से क्या है, हम फोर्स की हेल्प से जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बेटा मैंने बताया था फोर्सेस किसकी वजह से होता है, जब दो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं उनके बीच में इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंट्रैक्शन होता है तो हमारे क्या करते हैं, फोर्सेस काम करते हैं। उस बेसिस पे हमारे बेटा दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। ठीक है, दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। पहला फोर्सेस होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा फोर्स होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। करेक्ट। देखिए, अब हम बात करेंगे पहले कांटेक्ट फोर्स के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है ऐसे फोर्सेस जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में कांटेक्ट में आना जरूरी है, यानी कि एक दूसरे को टच करना जरूरी है। ऐसे फोर्सेस जिसमें दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करते हैं तभी हमारे उसके ऊपर फोर्स लगता है, ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मस्कुलर फोर्स की। नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसा फोर्स जिसमें किसका यूज कर रहे हैं, हम हमारी मसल्स का यूज कर रहे हैं। मान लीजिए आप क्या करते हैं, एक बुक रखी हुई है टेबल पे, उसे या तो पुश करते हैं या उसे उठाते हैं, तो बेसिकली आपने क्या करा, अपने हैंड्स का, अपने फिंगर्स का यूज किया। फिंगर्स में क्या होती हैं, मसल्स। सो बेसिकली ऐसा फोर्स जिसमें हम अपनी मसल्स का यूज कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या करा, एक पानी से भरी हुई बाल्टी को उठाया, सो यू आर यूजिंग योर मसल्स, यू आर यूजिंग योर हैंड्स। सो ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं, मस्कुलर फोर्स के
हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमारे इन मस्कुलर फोर्स को लगाने के लिए दो ऑब्जेक्ट का आपस में कांटेक्ट में आना जरूरी है, तो इस वजह से इसे हम कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रिक्शन, घर्षण बल। इसमें क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन क्या होता है, हमारी जमीन के अंदर फ्रिक्शन होता है। बेसिकली फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन आपकी ऑब्जेक्ट्स को रोकने का काम करता है। फ्रिक्शन क्या करता है, आपके जो ऑब्जेक्ट्स है उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बॉल है, वो ग्राउंड पे आपके रोल कर रही है, उसके बाद क्या है, वो रुक गई, वो रेस्ट में आ गई, तो ऐसी कोई तो पावर लगी होगी ना जिसकी वजह से वो रेस्ट में आ गई चलती चलती, तो बेटा वो है फ्रिक्शन का काम, वो फ्रिक्शन की वजह से रुकी। जब बॉल हमारी ऐसे रोल डाउन हो रही थी, तो क्या हुआ था, ऐसे बॉल जब हमारी बॉल ऐसे रोल डाउन हो रही थी, तो इसके एक अपोजिट में एक बल लग रहा था, एक अपोजिट में फोर्स लग रहा था। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। इसी फोर्स की वजह से ये जो बॉल थी आपकी रुक गई। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा होगा जब आप साइकिल चलाते हैं, बाईसाइकिल चलाते हैं, तो आपकी जो साइकिल होती है वो धीरे धीरे करके रुक जाती है और फिर उसके बाद स्टॉप हो जाते हैं, तो वो भी किस वजह से होता है, आपका फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, इन सभी सिचुएशंस में क्या है कि आपको जो फोर्स है वो दिखाई नहीं देती। ठीक है, इसमें क्या है, फोर्स आपको दिखाई नहीं दे रही, बट आपकी जो स्पीड हो रही है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है और कुछ टाइम के बाद वो रेस्ट में आ रही है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है बेटा, ये सब हो रहा है हमारे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण बल की वजह से हमारा क्या हो रहा है, आपकी वो चीजें आपकी रेस्ट में आ रही है, स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है। और हमेशा याद रखिएगा जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा आपका अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है। ठीक है, और मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही लगता है। ठीक, चलिए अब बात करेंगे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हम तीन चीज की बात करेंगे, पहला मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स में मान लीजिए आप क्या करेंगे, दो बार मैग्नेट लीजिए, इस तरीके से पेयर लीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि इसका एक साइड नॉर्थ साउथ, इसमें क्या होता है बेटा, एक साइड होती है नॉर्थ पोल और एक होती है साउथ पोल, एक होती है नॉर्थ पोल, एक होती है साउथ पोल। अब आपको क्या याद रखना है बेटा, जब हम दो बार मैग्नेट लेते हैं, अगर हम सेम पोल को एक साथ लाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या करा, मैं इसका नॉर्थ पोल और इसका नॉर्थ पोल आपस में पास में ले आई, तो बेटा सेम पोल्स पास में लाने पे जो मैग्नेट होती हैं वो क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आपस में कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, इनकी जो मैग्नेटिक वो जो एरिया होता है, मैग्नेटिक एरिया, वो एक दूसरे से इनको दूर भगाता है, क्योंकि क्या है, सेम पोल्स। और लेकिन अगर मैं इनके अपोजिट पोल्स यानी कि एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल को आपस में लाती हूँ, तो इस केस में क्या होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि लाइक पोल्स, लाइक मतलब सेम पोल्स क्या करती हैं बेटा, रिपेल करती हैं, और अनलाइक पोल्स क्या करती हैं, इसके अंदर अट्रैक्ट करती हैं। और क्या है, हमारे जो मैग्नेट है, क्योंकि इनको आपस में टच करने की जरूरत नहीं है, ये दूर से ही क्या करती हैं, फोर्स एक्सर्ट करती हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपने नीचे क्या करा है, यहाँ पे आयरन की पिन डाली हुई है, आयरन की पिन्स डाली हुई है, तो अगर आप यहाँ पे एक मैग्नेट लेके आएंगे, तो क्या ये मैग्नेट बिल्कुल आपकी इस पिन को अट्रैक्ट कर देगी, बिल्कुल इसको अपनी तरफ खींच लेगी। तो ऐसा फोर्स जिसमें हमें उसे उठाने के लिए उसके कांटेक्ट में नहीं आना पड़ा, उसे टच नहीं करना पड़ा, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसमें हमने क्या करा, हमने एक प्लास्टिक का स्ट्रॉक लिया और उसे दो इक्वल पीसेस में काट दिया, लाइक 1 and 2। ठीक है, उसमें से एक पीस को हमने क्या करा, टेबल पे से लटका दिया एक थ्रेड की मदद से, और दूसरे को हमने क्या करा, अपने हैंड में लिया और उसका जो फ्री एंड है उसे पेपर से रब करा। ठीक है, अब जो हमारा रब्ड एंड है स्ट्रॉ का, उसे हम सस्पेंडेड स्ट्रॉ पे यानी कि इसके पास लेके आए। ठीक है, और हाँ, एक दूसरे से टच नहीं करा, बस पास लेके आए। तो जो फ्री एंड है सस्पेंडेड स्ट्रॉ का, ठीक है, उसे क्या करा, अब हमने
उसे भी रब कर लिया। ठीक है, अब दोनों को जब हम पास लेके आएंगे तो बेटा वो एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्यों भागेंगे? क्योंकि जब हमने दोनों को पेपर से रब किया था तो बेटा इसके ऊपर भी एक चार्ज आ गया और इसके ऊपर भी चार्ज आ गया। अब क्योंकि हमने एक ही चीज से दोनों को रब किया था तो दोनों के ऊपर कैसे आ गए, सेम चार्ज। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जब मैं इसको इसके पास लेके गई तो जैसे कि मैंने बताया था कि लाइक पोल्स होता है, उसी तरीके से लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेम चार्ज होने की वजह से ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अगर अपोजिट चार्ज होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये भी हमारा क्या है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, क्योंकि इसमें हमने एक दूसरे को टच नहीं करा। ठीक, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। आप सभी को पता है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो ग्रेविटी की वजह से होता है। ठीक है, जैसे कि आपका जो सेब है वो सीधे नीचे ही गिरता है, ऊपर नहीं जाता है। किसकी वजह से बेटा, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी क्या करती है, सारे फोर्सेस, जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, जैसे कि आप स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ से जो पानी पी पा रहे हैं तो वो किसकी वजह से पी पा रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से पी पा रहे हैं। राइट, आप पेन से लिख पा रहे हैं, क्यों लिख पा रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि वो चीजों को क्या करती है, अपनी ग्राउंड की तरफ अपना खींचती है। हम चल पा रहे हैं, क्यों चल पा रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी ने हमें जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। ठीक है, इस फोर्स को हम और क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इस दुनिया में जितने भी चीज हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं, इंसान है, सबके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो बेटा क्या होता, पानी जो होता है, टैप का पानी नीचे जाने की बजाय क्या होता, ऊपर जा रहा होता। राइट, जैसे कि आपने सुना होगा मून में सारी चीजें तैरती रहती हैं। क्यों तैरती रहती है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है। क्यों तैरती रहती है, वहां पे ग्रेविटी नहीं है। ठीक, चलिए, तो हमने बेटा फोर्स के बारे में पढ़ लिया सारा, जिसमें हमने कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे प्रेशर के बारे में। सो फार जब हमने फोर्स के बारे में पढ़ा तो हमने कहा बल, जब हम उसी बल को एक पर्टिकुलर एरिया में लगाते हैं। ठीक है, जब हम उसी बल को एक पर्टिकुलर एरिया में लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। लाइक जैसे आप मान लीजिए पिन है, एक से मैंने क्या करा, एक नेल लिया। ठीक है, अब इस नेल की जो पॉइंटेड साइड है उसको मैंने क्या करा, एक वुडन बॉक्स पे रखा। ठीक है, जैसे ही मैं इस वुडन बॉक्स पे एक हैमर से स्ट्राइक करूंगी तो ये जो नेल है ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस नेल पे फोर्स लगाया। तो हमारा बेसिकली बेटा प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में जो फोर्स हमारा काम करता है उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। बेटा प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, एरिया जिसके ऊपर वो एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है, प्रेशर हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, एरिया से। ऐसा हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इससे क्या मैं ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ, यदि मेरा एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर मेरा एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। आइए चलिए अब इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी हमने किसकी बात करी थी, इस नेल की बात करी थी, करेक्ट। अब मुझे ये बताइए बेटा कि यदि मैं इस नेल को ऐसे ना रख के, अगर मैं ऐसे रखती हूँ और अब इसके ऊपर हैमर से बीट करती हूँ तो क्या ये नेल हमारी इस वुडन बॉक्स में जाएगी, नहीं जाएगी। क्यों बेटा, वो इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि अब इसका जो कांटेक्ट एरिया है, जिस एरिया से कांटेक्ट कर रहा है वो क्या हो गया, बढ़ गया। और वो बढ़ने की वजह से मैंने क्या बताया था, यदि एरिया हमारा बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब प्रेशर कम हुआ तो उसने इसको इसके अंदर जाने नहीं दिया। सिमिलरली अगर मैं इसको अब इस पोजीशन में, यानी कि हेड ऊपर टेल नीचे, पॉइंट नीचे करती हूँ और सेम फोर्स लगाती हूँ तो ये नेल फौरन से नीचे चली जाएगी। क्यों चली जाएगी बेटा, क्योंकि इसका अब एरिया कम हो गया। एरिया कम होने की वजह से प्रेशर इसका बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो आपकी कील है वो हम वुडन बॉक्स के अंदर इजीली चली जाएगी। और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा आपके जो बैग्स होते हैं, शोल्डर के जो बैग्स होते हैं, उनकी जो पट्टी होती है वो चौड़ी बनाई जाती है। ठीक है, वो किस वजह से चौड़ी बनाई जाती है बेटा, वो इस वजह से चौड़ी बनाई जाती है सो दैट आपके जो लोड है बैग के अंदर वो आपको कम महसूस दे। यदि वो पतला होगा तो आपके जो कंधे हैं उसमें ज्यादा दर्द होगा, ज्यादा फोर्स लगेगी। इसी वजह से जो आपके जो नाइफ होते हैं उनको भी शार्प एजेस से बनाया जाता है। क्यों, वो
नेसेसरी है, क्योंकि जितनी वो शार्प होंगे तो एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो आप अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ईजिली कट कर पाएंगे। एक आपने देखा होगा जो हमारे पॉटर्स होते हैं, जो कूली वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, हैवी लोड कैरी करने से पहले सर के ऊपर क्या लगाते हैं, इस तरीके से एक गोल सा कपड़ा लगाते हैं, उसके बाद लोड को कैरी करते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही समझा। देखिए, अगर वो डायरेक्टली लोड उठाएंगे तो उनका सर का एरिया जो यहाँ पर है वो इतना हिस्सा इनके कांटेक्ट में आएगा, तो एरिया कम होने पे प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अब उन्हें क्या करना है, इस प्रेशर को कम करना है, तो वो क्या करते हैं, इस तरीके से एक कपड़ा लगा लेते हैं, गोल गोल कपड़ा, जिसकी वजह से क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ेगा तो बेटा प्रेशर कम हो जाएगा। अब इस बात को एक और एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए मैंने क्या करा, यहाँ पे एक ब्रिक ली, ठीक है, ये मैंने एक क्या करी, ब्रिक ली। अब इसके अंदर जो बेटा वेट होगा वो तो सेम ही रहेगा, करेक्ट, वो चेंज नहीं होगा। मान लीजिए ये मैंने 2 न्यूटन की एक ब्रिक ली, सॉरी 2 किलो की एक ब्रिक ली, ठीक। अब मैंने क्या करा, इस ब्रिक को पहले स्टैंडिंग पोजीशन में इस वाले स्पॉन्ज पे रखा। ये दोनों सेम स्पॉन्ज है, दोनों सेम स्पॉन्ज है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको, इस वाली ब्रिक को आपका इस वाले स्पॉन्ज पे रखा वर्टिकल पोजीशन में। जैसे ही मैंने वर्टिकल पोजीशन में रखा तो हमारा जो स्पॉन्ज है वो नीचे की तरफ मतलब घुस गया। लेकिन जब मैंने इस वाली ईंट को, इस वाली ब्रिक को जो आपकी ये वाली पोजीशन है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा, तो ये ज्यादा आपका नहीं गया अंदर। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसा किस वजह से हुआ? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, ये किस वजह से हुआ, जब मैंने इसको इस पोजीशन में रखा तो क्या हुआ, एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ, कम हो गया। एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, कम हो गया। एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ही क्या हो गया, बढ़ गया। और जब मैंने यहाँ रखा तो एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, और एरिया बढ़ने की वजह से जो प्रेशर है वो क्या हो गया, घट गया। आई होप आपको अब इन दोनों का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एरिया और जो प्रेशर होते हैं वो बिल्कुल इन्वर्सली आपका रिएक्ट करते हैं। अब बात आती है जो प्रेशर है, क्या वो लिक्विड और गैसेस सब पे लगता है? तो बिल्कुल बेटा, हमारे जो प्रेशर होता है वो लिक्विड और गैसेस सब पे लगता है। लिक्विड क्या करता है, आपके जो भी हमारा कंटेनर होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं उसके ऊपर इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए मैंने ये एक ट्यूब ली, ठीक, और इसके नीचे मैंने एक लगाया बैलून, ठीक। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर पानी भर रही हूँ। तो आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे इसके अंदर पानी भरेंगे, ठीक है, वैसे वैसे ये जो बैलून है बिल्कुल बराबर मात्रा में ये आपका फूलता चला जाता है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो पानी है, ये जो प्रेशर है पानी का, वो सभी डायरेक्शन में लगता है। ऐसा तो नहीं होता ना एक जगह से फूल गया एक जगह से नहीं फूला, बाय द टाइम ये सभी जगह से फूलता है। तो इसका क्या मतलब है कि वो सभी डायरेक्शन के अंदर आपका एक्ट करता है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या आती है बेटा, हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा, जितनी हम नीचे होंगे हाइट पे, ठीक है, उतना प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक। प्रेशर जो होता है विद हाइट के साथ, अगर मेरी हाइट यहाँ, मान लीजिए मैं 3 पॉइंट ले रही हूँ, 1 2 3। अब मुझसे कोई ये पूछे कि इन तीनों पॉइंट पे प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ होगा, तो बेटा जो पॉइंट हमारा सबसे नीचे होगा, जो अर्थ के पास होगा, वहां पे जो सबसे प्रेशर होगा सबसे ज्यादा हाई होगा, और अर्थ के जितना ऊपर होगा वहां पे प्रेशर क्या होगा, सबसे कम होगा। ये बात याद रखिएगा। हाइट के साथ साथ प्रेशर क्या होता है आपका, कम होता चला जाता है। अगर हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया, किससे, हाइट से, ठीक है। हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर कम, हाइट घटेगी तो प्रेशर ज्यादा। अब बात है यहाँ पे, मान लीजिए 3 होल्स करे और मुझसे पूछा जाए कि इसमें पानी सबसे ज्यादा दूर तक कहाँ पे जाएगा, तो बेटा सीधी सी बात है, जहाँ पे प्रेशर हाई होगा वहां पे एकदम फोर्स भी ज्यादा लगेगी, और जब फोर्स ज्यादा लगेगी तो पानी ज्यादा दूर तक आपका जाएगा। और जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहां पे फोर्स भी कम होगी, और फोर्स कम होगी तो आपका पानी उतना ही आपका पास में आएगा। तो आपका जो पॉइंट 1 है उस पे आपका प्रेशर हाई रहेगा, इसलिए दूर तक पानी जाएगा।
जाएगा और जो पॉइंट नंबर 3 है वहां पे आपका पानी बिल्कुल आपके पास आकर ही गिरेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से और समझे। यहाँ पे मैंने एक बॉटल ली और उसमें क्या करा बेटा, 4 छेद करे इक्वल हाइट से। ठीक है, 4 छेद करे इक्वल हाइट पे, तो किसमें पानी ज्यादा निकलेगा बेटा, मैंने बताया था क्योंकि प्रेशर अब एक ही जगह पे आपके क्या है, यहाँ पर होल हुए हैं, यानी कि सेम हाइट पे हुआ है, सेम हाइट पे है तो इसका मतलब प्रेशर भी क्या लगेगा, चारों तरफ से सेम लगेगा, तो पानी भी बेटा सेम डिस्टेंस पे जाकर आपका गिरेगा। यहाँ तक समझ में आई। अब बात करेंगे हम किसकी, गैसेस की। गैसेस पे क्या करते हैं बेटा, जो भी हमारा कंटेनर होता है उसकी वॉल पे क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं प्रेशर को। ठीक है, अब अच्छा एक चीज याद रखिएगा, अच्छा जैसे मान लीजिए ये है आपके, जैसे ये बंदा है, ये क्या कर रहा है, साइकिल में हवा भर रहा है, तो साइकिल में हवा भरते भरते क्या होता है, आपके गैसेस सारे में आपके फैल जाते हैं और वो इक्वल आपके क्या करते हैं, इसकी वॉल पे जाकर एक्ट करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि मैंने क्या करा, एक बॉटल ली, इसके ऊपर एक बैलून को वो कर दिया, ठीक है, बांध दिया। अब मैंने क्या करा, इस बॉटल को एक गर्म पानी में रख दिया, किसमें रखा, गर्म पानी में रख दिया। जैसे ही मैंने गर्म पानी में रखा तो मेरा जो ये बैलून्स है वो फूल जाएगा। ऐसा किस वजह से हुआ, तो बेटा याद रखिएगा, अभी जब हमारी ये वाली पोजीशन थी तो इसमें मॉलिक्यूल्स क्या थे, हमारे स्टेशनरी पोजीशन पे थे, यानी कि ठहरे हुए थे। लेकिन जैसे ही ये गर्म पानी में जाएंगे तो इन मॉलिक्यूल्स को क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी मिलने की वजह से क्या क्या करेंगे, ये इधर उधर आपके फैलने लगेंगे। एनर्जी मिलने की वजह से क्या करेंगे, ये इधर उधर एक्ट करने लगेंगे। इधर उधर एक्ट करने की वजह से क्या होगी, जो हमारी एयर है वो फैल जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी, और जब हमारी एयर एक्सपैंड होगी तो हमारा जो ये बैलून है वो भी आपका फूल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर अबव द सरफेस ऑफ एज द ग्रेविटी पुल इट्स टू द अर्थ। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो प्रेशर हम अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो प्रेशर लगता है वो इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये प्रेशर किसके द्वारा लगाया जाता है, एटमॉस्फेयर की वजह के द्वारा लगाया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा एटमॉस्फेयर हमारा किससे कवर्ड है, एयर से। ठीक है, एयर से कवर है और एयर में हमारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या है, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ आपके खींचते चले जाते हैं, और नीचे खींचने की वजह से जो भी चीज क्या होती है, इनके रास्ते में आते हैं, या कोई भी चीज हमारी जो प्रेजेंट होती है ये उसके ऊपर क्या लगाते हैं, अपना दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं। तो ऐसा प्रेशर जो किसकी वजह से लग रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से लग रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कि हमारे क्या एक रबड़ का आइटम है, तो अभी क्या ये नॉर्मल है। अब जैसे ही क्या होगा बेटा, जैसे ही मैं इसको दबाऊंगी, इस रबड़ के आइटम को दबाऊंगी, तो ये ऐसी चपटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। चपटा होने की वजह से क्या है, यहाँ से जो एयर है वो निकल जाएगी, यहाँ से जो एयर है निकल जाएगी। अब जब मैं इसको उठाने की कोशिश करूंगी तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस रबड़ के आइटम के ऊपर क्या हो रहा है, एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब एटमॉस्फेयर का इतना प्रेशर लगता ही है तो हम लोग उसके अंदर क्रश क्यों नहीं हो जाते, तो इसलिए नहीं होते बेटा क्रश, क्योंकि जितना हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उतना ही हमारी जो बॉडी होती है वो अंदर से प्रेशर लगा रही होती है, जिसकी वजह से वो दोनों प्रेशर क्या होते हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। दूसरी चीज याद रखिएगा बेटा कि जितने हम अर्थ के पास होंगे, जितने हम अर्थ के पास होंगे, या फिर हम कह सकते हैं जितने हम डीप जाएंगे उतना जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जाता है, और जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे हमारा जो प्रेशर है वो कम होता चला जाता है। वो किस वजह से बेटा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारी जो एयर है वो कम होती चली जाती है, और जितना हम नीचे जाएंगे वहां पे एयर का दबाव हमारा बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या है बेटा, जो लो प्रेशर होगा, ठीक है, लो प्रेशर की वजह से क्या होता है, हमारी एयर लो प्रेशर होगा तो वार्म एयर क्या करती है, राइज करती है, फिर ऊपर ठंडी होके वो क्या आती है, नीचे आपके सिंक हो जाती है। चलिए ठीक है,
अब हम बात करेंगे बायएंड फोर्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों को इसे समझने में दिक्कत होती है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एंड आफ्टर दिस टॉपिक हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, बायएंड फोर्स, इसको हम और क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हमारा जो बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो हमारा बायएंड फोर्स पे ही डिपेंडेंट है। अब देखिए, पहले समझिए बायएंड फोर्स क्या होता है। देखिए बायएंड फोर्स क्या होता है, जब कभी भी एक कंटेनर लेते हैं हम, ठीक है, अब ये कंटेनर ले लिया, अब मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पे एक बॉल ले ली, क्या ले लिया, बॉल। अब जब मैं इस बॉल को इस पानी में डुबोने की कोशिश करूंगी, इस तरीके से डुबोने की कोशिश करूंगी, तो एक फोर्स है जो इसे रोकने की कोशिश करेगा। ग्रेविटी की वजह से या हमारे फोर्स की वजह से हम जब कभी इसे डुबोने की कोशिश करेंगे, तो ये जो पानी होता है ये क्या करता है, एक फोर्स होता है जिसे ये क्या करता है, ऊपर की तरफ लगाता है और इसको डूबने से रोकता है। तो वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को डूबने से रोकता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बायएंड फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायएंड फोर्स बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया। वेट की वजह से क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, या हम फोर्स लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे जाएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट ना डूबे उसको कोशिश करता है फोर्स, एक फोर्स जो हमारा पानी के द्वारा लगाया जाता है, और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बायएंड फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा याद रखिएगा, बायएंड फोर्स को भी हम और क्या बोलते हैं, अब थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब थ्रस्ट बोलते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जितना हमारा बायएंड फोर्स लगेगा, जितना हमारा बायएंड फोर्स लगेगा, उतना ही क्या होता है, वाटर डिस्प्लेस किया जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा जब हम उसे लिक्विड के अंदर डालते हैं। जितना बायएंड फोर्स होता है उतना ही पानी डिस्प्लेस होता है ऑब्जेक्ट के द्वारा जब हम उसे लिक्विड के अंदर डालते हैं। अब देखिए एक चीज को समझिए, यह मेरा पानी है, ठीक, ये क्या है, ये मैं पानी मान लेती हूँ। अब इसमें बेटा दो सिचुएशंस आती हैं। ये मैंने क्या करा, एक आयरन ब्लॉक ले लिया, क्या करा मैंने, एक आयरन ब्लॉक ले लिया, ठीक है। अब ये क्या है, आयरन ब्लॉक है। अब ये आयरन ब्लॉक क्या करेगा, इसमें डूबने की कोशिश करेगा, सीधी सी बात है, फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, आयरन ब्लॉक इसके अंदर डूबने की कोशिश करेगा, और इसको रोकने के लिए यहाँ पे इस पानी के द्वारा एक फोर्स लगाया जाएगा, जो कि क्या होगा, बायएंड फोर्स होगा। क्या होगा, बायएंड फोर्स। बायएंड फोर्स क्या करेगा, इस ब्लॉक को डूबने से रोकेगा। अब बात आती है कि किस केस के अंदर ये डूब सकता है और किस केस के अंदर ये डूब नहीं सकता। तो बेटा सीधी सी बात है, यदि बायएंड फोर्स कम होगा, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो आयरन ब्लॉक है, अगर इसके वेट से, ठीक है, या इसके फोर्स से हमारा जो बायएंड फोर्स कम होगा, तो सीधी सी बात है बेटा, वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। भाई जब हमारा फोर्स कम लगेगा, जब वो फोर्स उसे उठा ही नहीं पाएगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा डूब जाएगा। यहाँ तक समझ में आई। अब मैं कह रही हूँ बायएंड फोर्स कम होगा, तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, वाटर डिस्प्लेस भी कम होगा। तो अदर शब्द में मैं कह सकती हूँ कि यदि इस आयरन ब्लॉक ने आपका वाटर डिस्प्लेस कम किया है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट डूब जाता है। और अगर इस आयरन ब्लॉक ने वाटर डिस्प्लेस ज्यादा किया होता है अपने वेट से, तो वो क्या करता है, आपका आपका क्या करता है, फ्लोट करता है। यही चीज मैंने लिखी है, अगर बायएंड फोर्स ज्यादा होता है ऑब्जेक्ट के वेट से, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, तैरेगा। अगर ये बायएंड फोर्स इसके वेट से ज्यादा होगा, लेट से इसका वेट है आपका 10 kg, ठीक है, बायएंड फोर्स लग रहा है 15 kg का, तो सीधी सी बात है ये डूबेगा नहीं है, तैरेगा। और अगर इसका वेट है 10 kg और फोर्स लग रहा है आपका 2 kg का, तो क्या होगा बेटा, ये डूब जाएगा। यहाँ तक समझ में आई। और अगर बायएंड फोर्स आपका कम है, तो इसका मतलब क्या है, पानी डिस्प्लेस कम हुआ है। और अगर आपका ज्यादा है, तो आपका क्या है, जो वाटर डिस्प्लेसमेंट है वो भी आपका ज्यादा है। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, उसकी हेल्प से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को।
इफ अ प्रेशर ओवर द लिक्विड इज इंक्रीज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये कहते हैं यदि प्रेशर जो है लिक्विड का बढ़ा दिया जाए तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका क्या होगा बेटा। तो क्या होगा, देखिए आपका प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। अब प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उन पे दबाव बढ़ जाएगा। अब जब दबाव बढ़ जाएगा तो क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, अ गर्ल्स मेक अ होल नियर द बॉटम ऑफ ए प्लास्टिक बॉटल। सो क्वेश्चन में कहा गया है, एक गर्ल है वो क्या करती है, एक बॉटल लेती है प्लास्टिक की, ठीक है, और वहां पे क्या करती है, एक होल कर देती है और वहां पे थंब लगा देती है। अब इसमें क्या है, वो थंब लगाने के बाद उसमें पानी भर देती है और फिर उसको ऊपर से एक कैप लगा देती है। अब जब वो थंब हटाती है तो क्या होगा, तो बेटा याद रखिएगा कि आपका जो पानी है वो बाहर नहीं निकलेगा। पानी बाहर नहीं निकलेगा, किस वजह से नहीं निकलेगा, क्योंकि जो बेटा अंदर का जो प्रेशर होगा वो कम होगा और जो बाहर का प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो आपका पानी है, जो एयर है, जो वो एटमॉस्फेयर है, वो क्या करेगा, आपका पानी को बॉटल से निकलने नहीं देगा। क्योंकि हमारा पानी किस तरह फ्लो करता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, द वाटर विल नॉट स्प्रेड आउट ऑफ द होल बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज लेस देन द आउटसाइड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 आइडेंटिकल होल्स हैं जिनको डिफरेंट लेवल पे पंच किया गया है प्लास्टिक बॉटल में और बॉटल को फिल किया गया पानी से। जैसे बेटा अभी मैंने समझाया था, दिस इज योर बॉटल, ठीक है, इसमें पानी डाला गया, 3 लेवल पे पंच किया गया, 1 2 3, ठीक है। तो ये कहते हैं इनमें से स्टेटमेंट क्या कौन सा सही है। वाटर फ्रॉम द लोएस्ट होल कम्स विद द ग्रेट फोर्स, जो लोएस्ट होल है उससे आपका जो पानी है सबसे ज्यादा फोर्स के साथ आएगा। तो बेटा मैंने अभी आपको यही बात समझाई थी कि क्या होता है, हमारा जितना हमारा नीचे डेप्थ होती है, हाइट होती है, जितनी डेप्थ होती है उस डेप्थ के अकॉर्डिंग प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। और प्रेशर ज़्यादा होगा तो फोर्स भी आपकी क्या होगी, ज़्यादा लगेगी, और फोर्स ज़्यादा लगेगी तो पानी क्या होगा, ज़्यादा फोर्स के साथ आपका आता है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। वाटर फ्रॉम द हाईएस्ट होल विद द ग्रेटेस्ट फोर्स, नहीं बेटा, हाईएस्ट पे आपका ग्रेटेस्ट फोर्स के साथ नहीं बल्कि लेस फोर्स के साथ आएगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। वाटर फ्रॉम ऑल होल्स कम्स आउट विद द इक्वल फोर्स, नहीं बेटा, इक्वल फोर्स के साथ नहीं आएगा। वाटर फ्रॉम द लोएस्ट होल फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस, ये कहते हैं कि जो नीचे वाला होल है उससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। हाईएस्ट होल से मैक्सिमम पे गिरेगा, नहीं बेटा, और सभी नहीं सेम डिस्टेंस पे भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। द बायन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड एक्ट एज, जो बायन फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, अगर उसे किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज किया जाए वो किस डायरेक्शन में आपका एक्ट करता है। तो बेटा मैंने क्या बताया था, यदि ये मेरा पानी है, ठीक है, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, नीचे जाने की कोशिश करता है, ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो पानी होता है ये इसे रोकने की कोशिश करता है और अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका बाइंड फोर्स। तो कौन सी डायरेक्शन में लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। विंड्स ब्लो ड्राई लीव्स डाउन द पेमेंट, हाउ डू विंड्स फ्लो, इन्होंने कहते हैं कि जो लीव्स होती हैं वो रास्ते में पड़ी रहती हैं, ठीक है। तो आपकी ये कहते हैं ये उड़ जाती हैं, ये जो लीव्स हैं वो विंड की वजह से उड़ जाती हैं। तो विंड्स ये कैसे कर पाती है, तो बेटा वो किस वजह से कर पाती है, क्योंकि जो एयर का मूवमेंट होता है वो हायर प्रेशर से क्या होता है, लोअर प्रेशर की तरफ होता है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको देखो क्वेश्चन में पूछा गया, जो पॉर्टर होते हैं, कुली होती हैं, वो हैवी लगेज को हमेशा कैरी करने से पहले क्या करते हैं, एक पीस ऑफ क्लॉथ उस पर रख देते हैं, ठीक है, हेड पर। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा बेटा क्यों करते हैं, जिससे कि हमारा जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बढ़ जाए लगेज का हेड के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ड्राइवर्स वियर स्पेशल सूट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, जो डाइवर्स होते हैं, जो पानी में तैरते हैं, वो एक स्पेशल सूट पहनते हैं, वो किस चीज से बचने के लिए आपका स्पेशल सूट पहनते हैं। तो बेटा वो बचने किस चीज से, हाई प्रेशर में बचने से, क्योंकि मैंने क्या कहा, जितनी हम गहराई में जाएंगे हमारा जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जाएगा, और अगर बढ़ता चला जाएगा तो हम उसके नीचे उतना दबते चले जाएंगे। तो ये जो डाइवर्स सूट्स होते हैं वो
स्पेशल सूट्स होते हैं जिससे कि आपका जो डाइवर्स है उनके ऊपर जो दबाव है वो कम महसूस हो। नेक्स्ट है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मैन ऑन द अर्थ इज मिनिमम व्हेन ही, ये कहते हैं एक आदमी के द्वारा लगाया गया प्रेशर कब कम होगा। कम कब होगा, देखिए प्रेशर कम करना है तो एरिया ऑफ कांटेक्ट हमारे को बढ़ाना होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट हमारे को बढ़ाना होगा। तो अब हमें देखना होगा इनमें से किस केस के अंदर एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा बेटा, फीट पे फोल्डेड लेग्स या ग्राउंड पे वो स्लीप करेगा या स्टैंड ऑन द फुट। तो सीधी सी बात है बेटा, सबसे ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट कब होगा, जब वो ग्राउंड के ऊपर लेट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3। ये कहते हैं इन माउंटेन्स बिकॉज द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज लो, ये कहते हैं क्योंकि माउंटेन्स पे आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ता है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर कंटेनर दिया हुआ है लिक्विड्स विद अ लिक्विड हैवियर देन अ वाटर, एक ऐसा लिक्विड जो पानी से ज्यादा आपका हैवी है। तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द लिक्विड प्रेशर, हमें लिक्विड प्रेशर के बारे में बताना है। तो बेटा मैंने आपको अभी अभी बताया कि जितना कोई ऑब्जेक्ट हमारा नीचे होगा जितनी डेप्थ में होगा, ठीक है, उस पर प्रेशर ज्यादा लगता है और जितना ऊपर होता है उस पर प्रेशर कम लगता है। तो यहाँ पे भैया डेप्थ में कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सी, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो प्रेशर सी, सबसे ज्यादा प्रेशर सी पे पॉइंट पे लगेगा, फिर बी पे और फिर ए पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ आयरन इज कैप्ड ओवर द टॉप ऑफ ए टेबल विद इट्स डिफरेंट फेसेस टचिंग द टेबल, ये क्या करते हैं बेटा, एक सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, दिस इज अ सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक, राइट। ये क्या करते हैं, इसको एक टेबल के ऊपर रखते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, डिफरेंट फेस को टच करके देखते हैं। तो इन डिफरेंट केस द सॉलिड एक्सर्ट, तो ये पूछते हैं कि सॉलिड ब्लॉक है क्या एक्सर्ट करेगा, सेम फोर्स सेम प्रेशर। बेटा देखिए क्योंकि ब्लॉक तो सेम है तो सीधी सी बात है फोर्स तो सेम ही रहेगा। फोर्स तो अगर ये 10 किलो का ब्लॉक है तो हमेशा ये 10 किलो का वजन ही लगाएगा, लेकिन हमने पढ़ा था जो प्रेशर होता है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सेम फोर्स बट डिफरेंट प्रेशर, जो आपका ये वाला जो सबसे छोटा हिस्सा होगा वो आपका सबसे ज्यादा प्रेशर लगाएगा। नेक्स्ट है वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द वेट ऑफ एटमोसफेयर बिकॉज, ये कहते हैं कि एटमोसफेयर के वेट के नीचे आके हम क्रश नहीं होते, ऐसा किस वजह से होता है। तो बेटा वो किस वजह से होता है, क्योंकि जो प्रेशर होता है हमारी बॉडी के अंदर वो किसके बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अ ब्लॉक ऑफ आयरन ड्रॉप्ड इन ए वेसल ऑफ वाटर, ये कहते हैं एक पानी का वाटर का वेसल है, इसमें हमने क्या करा, एक आयरन का ब्लॉक है इसे ड्रॉप किया, सिंक्स टू द बॉटम, और ये क्या हुआ बेटा, ये आपका पानी में डूब गया, सिंक मतलब डूब गया, ठीक है। ऐसा किस वजह से हुआ, द वेसल इज नॉट डीप एनफ टू अलाउ द ब्लॉक ऑफ टू फ्लोट। एक बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, चाहे वेसल इतना गहरा हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, आपके इस बात से कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा कि वेसल कितना गहरा है कि इसमें ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट द आंसर। द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक इज लेस देन द वेट ऑफ द ब्लॉक, और इसमें क्या है, वेट ऑफ द ब्लॉक इज लेस देन द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक। अभी हम इन दोनों को छोड़ देते हैं, अभी हम इन दोनों पे बात करेंगे। नेक्स्ट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, ठीक है, डेंसिटी जो है वाटर की वो ज्यादा है डेंसिटी ऑफ ब्लॉक से। अगर बेटा डेंसिटी पानी की ज्यादा होती और ब्लॉक की कम होती तो ऑब्जेक्ट सीधी सी बात है वो तैरना चाहिए था। डेंसिटी का कंसेप्ट तो ये कहता है अगर हमारे लिक्विड से ज्यादा डेंसिटी होगी ब्लॉक की तो क्या होगा, वो डूब जाएगा, और अगर कम होगी तो तैरेगा। अगर डेंसिटी ब्लॉक की ज्यादा होती तो सॉरी वाटर की ज्यादा होती तो वो क्या करना चाहिए था, आपका तैरना चाहिए था। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। अब इन्होंने देखिए अभी मैंने क्या बताया था, ये हमारा कंटेनर है, इसमें हमारा पानी है, ठीक।
यहाँ पे हमारा क्या है, एक आयरन ब्लॉक है। अब ये आयरन ब्लॉक क्या हुआ बेटा, ये आयरन ब्लॉक हमारा ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। अब जब ये नीचे जाने की कोशिश करेगा तो पानी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा जो इस ब्लॉक को रोकेगा। पानी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, बाइंड फोर्स लगाएगा जो इसको डूबने से आपका रोकेगा। अब ये कह रहे हैं क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट था ये हमारा डूब गया, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट था ये हमारा डूब गया, तो बेटा वो किस केस के अंदर डूबेगा, वो उस केस में डूबेगा जब हमारा ये जो फोर्स है वो इससे कम होगा। सीधी सी बात है, बायंड फोर्स हमारा कम लगा होगा तो क्या होगा बेटा, तभी तो हमारा डूब जाएगा। बायंड फोर्स कम लगा होगा तो इसका मतलब क्या है, वाटर डिस्प्लेस भी कम हुआ होगा, ठीक। बायंड फोर्स कम लगा होगा तो वाटर डिस्प्लेस भी कम हुआ होगा। तो देखिए ऑप्शन बी में क्या कहा गया है, द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द ब्लॉक इज लेस देन द वेट ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, द वेट ऑफ द ब्लॉक इज लेस देन द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द ब्लॉक। तो बेटा सीधी सी बात है कि जो हमारा वेट है वाटर डिस्प्लेस किया गया ब्लॉक के द्वारा वो क्या है, कम है ब्लॉक वेट की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो हमारा डूब गया। तो ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप एक बात बताइए, अगर ये जो हमारा फोर्स है वो ज्यादा होता तो इसका मतलब वाटर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता, ठीक है, तो वाटर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता, ये जो ब्लॉक है वो हमारा तैर रहा होता। चलिए नेक्स्ट है, द प्रेशर इन अ फ्लूइड दैट इज एट रेस्ट। जो फ्लूइड है वो जो प्रेशर लगाता है जब वो रेस्ट कंडीशन में होता है वो कैसे एक्ट करता है बेटा, वो सभी डायरेक्शन के अंदर एक्ट करता है, ठीक है, सभी डायरेक्शन के अंदर एक्ट करता है। ओके सो बेटा और एक क्वेश्चन है, 3 objects A, B and C having different densities but the same size are put in a liquid। ये कहते हैं 3 ऑब्जेक्ट हैं A, B, C, इनकी डेंसिटीज डिफरेंट है लेकिन सेम साइज के हैं जिसे लिक्विड के अंदर डाला गया। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन एंड अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बाइंड फोर्स। देखिए यहाँ पे इन्होंने बाइंड फोर्स कह दिया, यहाँ डेंसिटी कह दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। जब बेटा इनको असेंडिंग ऑर्डर में हमें बाइंड फोर्स के अकॉर्डिंग लगाना है तो हम बात भी बाइंड फोर्स की ही करेंगे, ठीक है, किसकी बात करेंगे, बाइंड फोर्स की ही करेंगे। अब देखते हैं हम, ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमने 3 ऑब्जेक्ट लिए, ये कहते हैं A इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन लिक्विड। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है A, ये पानी में क्या हुआ, कंप्लीटली डूब गया। B ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लोट्स with 1/4 of its volume inside the liquid। मतलब इसका जो 1/4 हिस्सा है, 1/4 आपका पानी में है, 1/4 पानी में है और 3/4 आपका बाहर है, ठीक है, ये क्या है ऑब्जेक्ट बी। एक और ऑब्जेक्ट है जिसका आधा हिस्सा बाहर है और आधा हिस्सा आपका कम है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट सी, ठीक है। अब हमें किस में बताना है, अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब जिसके ऊपर सबसे कम फोर्स लगा होगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। अब सीधी सी बात है बेटा, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट आपका ए है वो डूब गया तो सीधी सी बात है बेटा, बाइंड फोर्स उसके ऊपर सबसे कम लगा है तभी तो वो डूब गया। और यहाँ पे ए का कौन सा केस है, ये वाला, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। लेकिन हम दोनों बाकी के केसेस को भी देख लेते हैं। अब बेटा एक बात बताइए, सबसे कम फोर्स है ए का, ठीक, अब हम बात करते हैं इन दोनों केसेस की। अब बेटा आपका जब इसका आधा हिस्सा डूब गया और इसका ज्यादा हिस्सा बाहर है तो इन दोनों केस में किसमें ज्यादा लगा होगा फोर्स, सीधी सी बात है बेटा, जितना ज्यादा फोर्स आपका लगेगा तो ऑब्जेक्ट हमारा उतना ही ऊपर की तरफ जाएगा, इतना तो आप समझते हैं, जितना ज्यादा बायंड फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा। और इन दोनों ऑब्जेक्ट में बी और सी में ऊपर की तरफ ज्यादा कौन फ्लोट कर रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यानी कि जब बी हमारा ज्यादा ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है तो सी के मुकाबले में इसका जो बायंड फोर्स है वो कैसा लगा होगा, कम लगा होगा, ठीक है। तो बेटा फिर क्या है, सी पे उससे कम और सबसे ज्यादा किस पे लगा होगा, हमारा बायंड फोर्स आपका बी पे, तो ऑप्शन नंबर सी। सो गाइज इस तरीके से अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।